Welcome students. Today we are going to start with chapter number 2 of Indian economic development, that is Indian economy during 1950 to 1990. इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन गया और हमारे लीडर्स के सामने ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सामने आई कि हम कैसी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएं, किस आर्थिक प्रणाली को अपनाएं ताकि हम एक गतिहीन अर्थव्यवस्था से एक विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएं. क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना था, तो उन्हें ये निर्णय भी लेना पड़ा कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है. So let us see what is the meaning of economic system. Economic system is a system by which we solve our central problem और किस तरीके से कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढती है, उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं. इंडिपेंडेंस के समय पॉलिटिकल लीडर्स को ये डिसीजन लेना पड़ा था कि वो किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली अपनाएं या कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएं. सो इकोनॉमिक सिस्टम 3 प्रकार के हो सकते हैं. पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं. यानी कि वहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था में जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स सिटीजन्स के पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं. और यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना, टू मेक प्रॉफिट और टू अर्न प्रॉफिट. एंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती हैं बाय मार्केट फोर्सेस. यानी कि बाजार की शक्तियों द्वारा ये निर्धारित होगा कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा, किस प्रकार से उत्पादन होगा, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा. ये सब बाजार की शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है. दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के नियंत्रण में होता है. यानी कि जहां पर प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट सरकार के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, जनता का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है. और यहाँ पर जो भी केंद्रीय समस्याएं हैं वो सरकार के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं. सरकार ही ये निश्चित करती है किस वस्तु का उत्पादन होगा, किस विधि द्वारा होगा और कौन उनका उपभोग करेगा या कैसे वो वितरण होंगी. आखिरी में आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पर. मिक्स्ड इकोनॉमी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के पास ही ओनरशिप राइट होता है. जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही ओन करते हैं. और यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, बट प्राइवेट सेक्टर भी है तो वो प्रॉफिट के लिए भी काम करता है. तो दोनों ही उद्देश्य यहाँ पर प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है. और मिश्रित इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं दोनों प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कैसे और किस वस्तु का उत्पादन होगा, कौन इनके उपभोक्ता होंगे.
तो हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वी विल मेक इंडियन इकोनॉमी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा the political leaders decided कि India will follow mixed economy system because यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोगों का बेनिफिट था। डोमिनेंट रोल पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया और जो भी लिमिटेड रोल था वो प्राइवेट सेक्टर को भी आने के लिए अनुमति प्रदान की गई। तो अब तक हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ। दूसरा, अब हमारे पास डिसाइड करना था कि हम कैसे ये करने वाले हैं, कैसे हम ये सभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है या जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी प्लानिंग की। देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं। इंडिया को जरूरत पड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मीन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज in various development activities in accordance with national priorities। इसका मतलब है कि एक देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करता है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए कैसे एक देश अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। जैसे उदाहरण के लिए जब हमें आजादी मिली तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस को कम करें, अपने आप को फूड ग्रेन से सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करें। तो उस समय हमारी प्रायोरिटी थी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना। तो उसी प्रकार से फिर हमने अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1915 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन क्या क्या रोल है? प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है कि जो हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ का या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को, वो कैसे अचीव होगा। तो देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स जो प्लानिंग कमीशन अचीव करना चाहता है, लेकिन वी विल केयरफुली एनालाइज ओनली few of them. Firstly, it will assess the physical as well as human resources। सबसे पहला काम प्लानिंग कमीशन का है कि वो एनालाइज करेगा कि देश में कौन कौन से फिजिकल रिसोर्सेस हैं और ह्यूमन रिसोर्सेस की स्थिति क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब हम समझते हैं स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स एंड क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा। वेरएज फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आता है हमारा लैंड, कैपिटल एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। और दूसरा उसका उद्देश्य है कि वो प्लान प्रिपेयर करे फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज अ प्लान? ये भी तो पता हमें प्लान क्या होता है। So let's see. So let us see what is a plan. Plan specifies how the limited resources of a nation should be put to use। यानी कि प्लान हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड हैं उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या कोई गोल होना जरूरी है, बिकॉज अ प्लान कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट एनी गोल और एनी ऑब्जेक्टिव। जो इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, जहाँ पर हम 5 इयर्स के लिए प्लान बनाते हैं जो कि 5 साल तक लागू होता है। और दूसरे तरीके का प्लान है पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हमें विद इन 25 इयर्स में कंप्लीट करने होते हैं या अचीव करने होते हैं। उन प्लान्स को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लान्स यानी कि लॉन्ग पीरियड प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, कि 25 साल में हम क्या चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसी हो। तो प्लान हमने समझा, प्लान
5 ईयर प्लान्स होते हैं और पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं। इंडिया 5 ईयर प्लान्स और पर्सपेक्टिव प्लान्स दोनों को अपनाती है। क्या आवश्यकता है प्लानिंग की? उसके लिए सबसे पहला रीजन है प्लान क्यों आवश्यक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो चाहते ही हैं, जीडीपी में ग्रोथ हो, इकोनॉमी की इनकम बढ़े, बट उसके साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी बढ़े। पीपल शुड गेट सोशल वेलफेयर ऑल्सो। और दूसरा, किस कारण से हमने प्लानिंग को अपनाया कि हम ये भी चाहते थे कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। So we can say here economic planning played a very important role in the formation of new economic structure, and the main architect behind this economic planning in India was P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis was known as the architect of economic planning in India. इन्हीं की वजह से इंडिया ने प्लानिंग सिस्टम को अपनाया, 5 ईयर प्लानिंग को अपनाया। He was born in 1893 in Calcutta and he was known as the main architect behind the policy of 5-year planning in India. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लान हमेशा बेस्ड होते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो प्लानिंग का बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक इनकम को बढ़ाना या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना या एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना या एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस देना। बट देयर कैन बी मेनी डिफरेंट गोल्स ऑफ द प्लान। लेकिन हर एक प्लान का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर प्लान को बेसिस प्रोवाइड करते हैं। तो लेट अस सी वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर एक प्लान अचीव करना चाहता है। तो पहला जो कॉमन गोल है 5 ईयर प्लानिंग का इंडिया में वो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या समृद्धि भी हम इसे कह सकते हैं। क्या मतलब है इससे? It refers to increase in the capacity to produce goods and services within the country। यानी कि एक देश जब अपनी कंट्री के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करता है तो हम कहेंगे कि उस देश की ग्रोथ हो रही है, यानी कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्यों? ज्यादा उत्पादन करने से क्या होगा? जब ज्यादा उत्पादन होता है तो लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, और जब लोगों को रोजगार मिलेंगे तो उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा, और आय का स्तर बढ़ेगा तो देश की आर्थिक आय भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य प्लानिंग का है ग्रोथ। सो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं जीडीपी में वृद्धि के अकॉर्डिंग। जब किसी भी देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बढ़ता है, नॉट ओनली बढ़ता है, सिर्फ बढ़ना ही जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता है। ये नहीं कि एक साल बढ़ा और दूसरे साल जीडीपी कम हो गई। कॉन्टिन्यूअसली जब जीडीपी साल दर साल बढ़ता जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं ग्रोथ। तो हर एक प्लान चाहता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ हो, एंड इट इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन जीडीपी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये जान सकते हैं। सपोज जैसे हम एक इकोनॉमी है, उसमें 100 टन्स ऑफ व्हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी या कोई और अन्य उपाय से उत्पादन को बढ़ाया या सब्सिडी देकर बढ़ाया, तो अब हम 1000 क्विंटल का उत्पादन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक छोटा सा केक है, ½ kg का केक था, लेकिन अब हम बहुत एफर्ट करके 2 kg का केक प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाती है तो ज्यादा लोगों को उस केक का हिस्सा मिल सकेगा, ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। और हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री में उसका किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी। जीडीपी जो है तीनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से प्राप्त होता है। इट इज द सम ऑफ
the contribution or the sum of goods and services being produced by all the sectors in the economy. तो अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब है कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। It is the contribution made by different sectors towards the GDP. तो जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, एक बैकवर्ड इकोनॉमी जब डेवलपिंग इकोनॉमी बनती है तो उसका डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता है और डिपेंडेंस ऑन सर्विस सेक्टर बढ़ जाता है। जैसा कि हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी कम हो गया और सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हो गया 40.5% से, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 40.5। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना और इट रेफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कोई भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने के लिए जब हम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं या आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं फार्मर्स, जैसे पहले फार्मर्स यूज करते थे पुरानी तकनीकों का, जैसे कि हैंड प्लाउज एंड वो डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, बारिश के ऊपर निर्भर करते थे अपनी फसलों को पानी देने के लिए। तो लेकिन वहीं पर आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। उनके पास आधुनिक उपकरण है जैसे थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एंड HYV सीड्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और हम इसको दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे पहले हमें कोई भी लेटर लिखना पड़ता था तो हम टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमारे पास कंप्यूटर है और आज हमारे पास व्हाट्सएप भी है जिसके थ्रू हम मिनटों में किसी को भी अपना लेटर भेज सकते हैं। हम घर बैठे बैठे दुनिया में के किसी भी हिस्से में व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग है। ये क्या है? ये सब मॉडर्नाइजेशन है। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं है, उसके साथ साथ अपने समाज में सोच का बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। So it also includes change in the social outlook of the individuals in the society. कि लोगों का जो नजरिया है सोसाइटी के प्रति वो अगर बदलता है तो उसे भी हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। उनका काम था कि वो घर पर रहें, घर का काम करें, उन्हें बाहर नौकरी करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था या अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन आज की सोसाइटी में औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और हम जानते हैं हर एक क्षेत्र में आज वुमेन्स का बहुत ही डोमिनेंट रोल है। कल्पना चावला से लेकर इंदिरा गांधी तक हमारे देश ने बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज को प्राप्त किया है और उनकी वजह से ही हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन है। सो मॉडर्नाइजेशन हम कह सकते हैं। What is modernization? Modernization refers to use of new technology as well as change in the social outlook of the society. लोगों के सोचने के नजरिए का बदलाव भी मॉडर्नाइजेशन के अंदर आएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री या इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज और अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। यानी कि हम जो वस्तुएं भारत के अंदर बना सकते हैं उनको इंपोर्ट ना करें, उनका इंपोर्ट कम करें, या हम जो वस्तुएं बाहर से मंगा रहे हैं उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, खुद
इंडिया के अंदर उन वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ाएं। ये होता है सेल्फ रिलायंस। क्यों हम ये जानना चाहते हैं, क्यों हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो, बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े? बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि जो आजादी हमने इतनी मुश्किल से पाई है वापस से हम फिर किसी के गुलाम बने। हम वी डू नॉट वांट टू लूज आवर सॉवरेनिटी। सो फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हमने ये पॉलिसी अपनाई कि हम अपने आप आत्मनिर्भर बनेंगे। और दूसरा कारण है कि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट हैं, जो हम अपना छोटी से छोटी वस्तु भी हम दूसरी कंट्री से मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, एंड स्पेशली फूड ग्रेन्स, हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से, तो वो हमें रिड्यूस करना चाहते थे। वी वांटेड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एटलीस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि हमारा दूसरी कंट्रीज पर हम ज्यादा निर्भर न हो, सक्षम बने अपने कंट्री के लिए। सो लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इक्विटी। अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी यूज कर रही है और सेल्फ रिलायंट भी है, लेकिन उस इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं अगर इन सभी के बेनिफिट्स सबको नहीं मिल पा रहे हैं, या उस कंट्री में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो बेनिफिट्स जिन लोगों के लिए बने हैं उन लोगों तक पहुंच पाए। So equity basically refers to the equitable distribution of wealth। इसका मतलब है कि जो भी ग्रोथ हुई है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो जिस चीज के लिए हकदार है उस व्यक्ति को वो वस्तु या उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बोला है हमने, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं बोला है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल। इसका मतलब ये नहीं है जब मैं कह रही हूँ कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, सबको बराबर हिस्सा नहीं, जो जिसके काबिल है, जो जिसका हकदार है उस व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उतना हिस्सा उसे मिलना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर और टीचर को सेम सैलरी मिले एज कंपेयर टू अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, या डेली वेज वर्कर जो है उसकी सेम तनख्वाह, सेम सैलरी हो। ये इक्विटी का मतलब नहीं है। इक्विटी का मतलब है जो जिसकी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसे अपना हिस्सा ग्रोथ का मिलना चाहिए। क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली उन सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारी आय की असमानता कम होगी। गरीब और अमीर का गैप जो है, उनकी असमानता को कम करना भी एक हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए और अमीर कहीं और अमीर ना हो जाए। सो सरकार की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार इस गैप को कम करे। तो हमारे 5 ईयर प्लान से हमने 4 मुख्य उद्देश्य पढ़े हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। किसी भी पंचवर्षीय योजना में ये चारों उद्देश्यों का होना, प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर द डे।